जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और वीडियो थोड़ा आज का लंबा होगा क्योंकि सेल आज हम पूरा के पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। आज सेल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। इससे पहले हम लोग का नेक्स्ट मंथ में बिहार पुलिस का आपका प्रैक्टिस सेट आपका आ जाएगा, मार्केट में दिखेगा नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम से पहले। और हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, अभी जो पढ़ेंगे कोशिका कोशिका का चैप्टर अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन आपको बने रहना है। किसी तरह आपको पूरा घोंटना है, किसी तरह आप वीडियो में बने रहिए। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आए हैं। इस वाले वीडियो में तो और जबरदस्त कंटेंट है। ठीक है, चलिए, जो पिछला दिन हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज छूटा हुआ था उसको पहले देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना पर मेरे ख्याल से आपको दिख जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो आपका ये रहा। पहला पॉइंट आपका ये रहा कि आपसे पूछेगा कि ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चूंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो ऑक्सीसोम पाया ही जाएगा। दूसरा बात, आप देख रहे होंगे कि एटीपी का निर्माण ये करता है। एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसको बोला जाता है? तो क्रिस्टी को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों। और एक और क्वेश्चन है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसका क्या मतलब भूमिका है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, देखिए ग्रेटर देन करके दिया हुआ है, फिर फॉस्फोलिपिड, फिर आरएनए, और फिर अंतिम में डीएनए पाया जाता है। तो ये सब था कुछ पॉइंट जो छूटा हुआ था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जहाँ पे हम लोग क्लास छोड़े थे, तो हम लोग छोड़े थे केंद्रक से पहले, मतलब केंद्रक पे लाके छोड़े थे। हम लोग राजधानी यानी वैक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि इस पॉइंट को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन हम आपको जरूर समझा देंगे। ठीक है, हम लोग बहुत मतलब रट्टा मारने जैसा थे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। इसका फिगर भी हम बनाए हैं जो सिस्टमैटिक हम समझाएंगे। ठीक है, केंद्रक है, कोशिका के सबसे प्रमुख अंग होता है केंद्रक। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन, कौन इसका खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज किए थे। यहाँ पर लिख भी रहा है, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद है, यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। प्रबंधक के कार्य कौन करता है? तो केंद्रक ही करता है। पूरा प्रबंधन के कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। अब देखिए, ये सारा पॉइंट हम आपको समझाएंगे वो फिगर के माध्यम से। पहले पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। किसी भी तरह आपको देखना है, आप वीडियो देखिए। वीडियो नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा, छूट जाएगा। बहुत सारा पॉइंट इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिएगा। अब बस वीडियो में बने रहिए। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ है जो जाल जैसा दिखाई देता है। अभी सब हम दिखाएंगे। उसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। केंद्रक में द्रव है, उसमें धागे जैसा रहेगा, उसको क्रोमैटिन बोला जाता है। अब आगे देखिए, क्रोमैटिन जो है, नाम कौन है दिया है? तो फ्लेमिंग ने नाम दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने नाम दिया था। यह किसका बना होता है? तो प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जो है सिकुड़ करके अनेक मोटे धागा जाल बनाता है, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं? गुणसूत्र। अब क्रोमैटिन जो है, बहुत सारा क्रोमैटिन जो है सिकुड़ करके एक और जाल बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोला जाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित रहती है। हर प्राणी का अलग अलग गुणसूत्र है, जैसे मानव का 23। सबका हम समझाएंगे, इस पे भी बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत किए हुए। देखिएगा नेक्स्ट ही पेज में हम आपको सारा चीज समझाएंगे। 23 जोड़ा, और चिंपांजी हम लोग से ज्यादा तेज होता है तो 24 जोड़ा। इसका याद रखेंगे, बस याद रखना, ध्यान रखना है कि हम लोग से ज्यादा तेज होता है। और बंदर हम लोग से कम तेज होता है। 23 के पास 21 जोड़ा, मानव के पास 23, चिंपांजी के पास 24 और बंदर के पास 21। ऐसे नेक्स्ट आगे भी आएगा आपका बहुत सारा, किसमें कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे क्या होता है भाई? अब आगे होता है ये, इसको राइट वाला पे लेके आते हैं। चलिए आगे जो है, अब देखिए गुणसूत्र में क्या होता है। आखिरी पॉइंट हम लोग गुणसूत्र तक छोड़े हैं। देखिए, गुणसूत्र में भी जेली समान के आकार का एक गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में दो परस्पर
लिप्ट महीन कुंडली। अब मैट्रिक्स में दो गो महीन कुंडली रहता है जिसको हम लोग क्रोमैनीमाटा कहते हैं या क्रोमैटिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दो क्रोमैटिड, याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स में एक क्रोमैटिड, प्रत्येक क्रोमैटिड को एक अर्ध गुणसूत्र बोला जाता है, चूंकि दो गो क्रोमैटिड मिलकर एक गुणसूत्र बनाता है। देखिएगा, हम आगे सब फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड के मिलके बना होता है। कितना क्रोमैटिड? दो क्रोमैटिड के मिलके बना होता है। वीडियो में बने रहिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा लेकिन बहुत जबरदस्त सेशन है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से आकर मिलते हैं जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? जीन स्थित रहते हैं। जीन के इकाई आपसे पूछेगा, सिस्ट्रॉन होता है शायद। जीन के कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, जीन के कार्यात्मक इकाई क्या होता है? कार्यात्मक इकाई क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सिस्ट्रॉन होता है। आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के हस्तांतरित करना किसका काम है? अनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, ये जीन का काम होता है। इसीलिए आप एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया यहाँ पे बनाता है कि अनुवांशिक के सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो जीन होता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अनुवांशिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? जीन होता है, ना कि आप गुणसूत्र मारिएगा। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होता है न्यूक्लियॉन्स। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होता है भाई? न्यूक्लियॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स होता है, ये बात ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या क्या दे रहा है। सभी को फिगर से समझेंगे, आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, नहीं बनिएगा सब चूक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी, चूंकि ये जिन गुणसूत्रों में स्थित रहते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, इसीलिए गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है? अब देखिए, गुणसूत्र को बोला जाता है वंशागति का वाहक। वंशागति का वाहक किसको बोला जाता है? गुणसूत्र को बोला जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती है जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी, केंद्रक के अंदर में भी एगो केंद्रिका होता है। ठीक है, फोंटाना इसका खोज किया था, आगे दिया हुआ है लुसेंट में, हम आप इसके बारे में बताएंगे। इसमें क्या पाया जाता है भाई? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के लिए ये आरएनए का ये संश्लेषण करता है। ठीक है, केंद्रिका का क्या काम है? तो राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करता है। एक पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है कि गुणसूत्रों के वंशानुगति का जो सिद्धांत है, जो वंशानुगति के सिद्धांत गुणसूत्र को बोला जाता है, ये कौन दिया था? सुट्टन और बोबड़ी। टारकाय के खोज, सेंट्रोसोम के खोज कौन किया था? बोबड़ी। वही बोबड़ी है, बोबड़ी और सुट्टन, ये क्या किया था? गुणसूत्र के वंशागति के सिद्धांत दिया था। अब आते हैं हम लोग इस पे, समझते हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हो गया केंद्रक, हम मान लिए हैं इतना बड़ा में ये केंद्रक है। इसमें यह है जेली 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 जैसा, इसको हमने दिखाया कि क्रोमैटिन है ना। केंद्रक में जेली जेली जैसा, जो आपके लुसेंट वाला भाषा में क्रोमैटिन है। अब देखिए, इसको मानिए क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के धागा नुमा जो बनता है, वो क्या बना देता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर जो गाढ़ा जेली टाइप रहता है उसमें मैट्रिक्स रहता है। इसमें भी दो गो मैट्रिक्स मिल करके एगो क्या बनाता है? क्रोमैनीमाटा बनाता है। और एगो क्रोमैनीमाटा या फिर क्रोमैटिड जिसको बोला जाता है, सिंगल क्रोमैटिड को हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। और यही जब दो गो क्रोमैटिड मिल जाता है तो पूरा का पूरा क्या बना देता है? गुणसूत्र बना देता है। और जहां पे ये गुणसूत्र बनता है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। यही तो हम लोग अभी पूरा पढ़े हैं, पूरा 10 मिनट से यही भाषण दे रहे हैं जिसको 1 मिनट में हम लोग समझ गए। ठीक है, केंद्रक के अंदर धागे नुमा का क्रोमैटिन जब सिकुड़ जाता है, ठीक है, धागे नुमा है, जेली है, गाढ़ा है, तो गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्र के भीतर में भी गाढ़ा एक पदार्थ रहता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स के अंदर भी धागे नुमा है, जो दो गो धागा नुमा रहता है उसको क्रोमैनीमाटा बोला जाता है या क्रोमैटिड बोला जाता है। एगो इसमें एगो, देखिए यहाँ पर हम इसलिए एगो दिखाए, एगो क्रोमैटिड को अर्ध गुणसूत्र, दो गो क्रोमैटिड को क्या बोल देंगे?
पूरा का पूरा गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। और जिस स्थान पे ये बनता है इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर बनता है। अब हम लोग जो पढ़े थे ये आपका कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य या किसी और में भी, तो उसमें देखिए मनुष्य के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। देखिए मेल में 22 जोड़ा यहाँ पे और एक एक्स वाई, टोटल 46 गो होता है। टोटल कितना गुणसूत्र होता है, 46 गो होता है, जिसमें से 22 जोड़ा में एक्स वाई रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, तो ये मेल के लिए देखिए यहाँ पे गेप बोले लिखे हुए हैं मेल, और एक्स और एक्स मतलब दोनों एक ही प्रकार के हैं एक्स और एक्स, तो क्या हो जाएगा ये फीमेल के लिए है। उसमें अब देखिए दो तरह के आपको गुणसूत्र मिल गया है, एगो तो 22 जोड़ा में, एगो एक्स वाई में। तो ये जो 22 जोड़ा है इसको ऑटोसोम बोला जाता है। पूछेगा आपको ऑटोसोम की संख्या कितना है और एलोसोम की संख्या कितना, तो एलोसोम की संख्या 2, ऑटोसोम की संख्या 22 दूनी 44 को 22 जोड़ा में है ये लिखा हुआ, ठीक है। ये बॉडी की संरचना करता है। ये लिंग निर्धारण कौन करता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है, तो एक्स वाई वाला या फिर एक्स एक्स वाला, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलोसोम बोला जाता है। देखिए 2 मिनट में ये खत्म हो गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट पे, पहले उधर वाला पढ़ लेते हैं तब हम लोग आते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो पढ़े थे वो एक्स एक्स वाई वाई सब हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे देखिए डीएनए और आरएनए की संरचना पे हम लोग आते हैं। पहले यहाँ पे छोटा सा बता देते हैं, इसके बाद हम फिर आते हैं आपके नेक्स्ट फिगर वाले पे। बहुत आसान है, आप देखते रहिए, देखिए तुरंत कैसे खत्म हो जाता है। कोशिका के आज हम निचोड़ ही लेकर के आए थे, आज निचोड़ देंगे कोशिका को आज, ठीक है। देखिए डीएनए और आरएनए की संरचना, डीएनए के अधिकांश मात्रा केंद्रक में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, केंद्रक में होते हैं। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और हरित लवक में भी मिलेगा। हम लोग पढ़े भी थे हम कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए मिलता है। अब डीएनए कैसे बनता है उस पर हम लोग आते हैं। देखिए चलिए यही था, ये हो गया डीएनए। डीएनए है क्या, तो न्यूक्लियोटाइड का चैन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, जिसको डीएनए बोला जाता है। मतलब एक चैन है, उसका चैन जो हम आगे दिखाएंगे आपको। इसमें और भी पार्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ये अम्लीय होता है और इधर वाला क्षारीय होता है। फॉस्फेट अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। लूसेंट से कुछ कुछ बाहर की चीज है जिसको आप लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब न्यूक्लियोसाइड भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है सुगर, एक होता है बेस। एक होता है सुगर और एक होता है बेस। सुगर में भी 2 प्रकार के, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। इसको इस ढंग से लिख लीजिएगा ना तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। इस ढंग से लिख लीजिएगा तो दिमाग में छपेगा। बेस भी 2 प्रकार के होता है, एक प्यूरिन एक पिरीमिडीन, एक प्यूरिन और एक पिरीमिडीन। अब प्यूरिन के अंतर्गत 2 गो क्षार है। कौन है, 2 गो है। कौन कौन है भाई, तो एडिनिन और गुआनिन। बेस कितने हैं, एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन के अंतर्गत, और पिरीमिडीन के अंतर्गत 3 है। साइटोसाइनिन, इसको हम शॉर्ट में भी अभी बता देंगे, आपको याद रहेगा। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये 3 को किसके अंतर्गत है, पिरीमिडीन के अंतर्गत है। अब देखिए हम लोग थोड़ा डीएनए पे आते हैं। फिगर इसका कहा गया, देखिए ये डीएनए का संरचना है। क्या है, डीएनए का कुछ इस तरह का संरचना होता है। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, एक यहाँ भी देखिए ये डबल हेलिक्स मॉडल चलता है, इधर से ये डबल हेलिक्स मॉडल चलता है, ठीक है। अब जो हम लिखे थे उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्यूरिन के लिए हम लोग लिखे थे एडेनिन और गुआनिन। ये किसके लिए है, प्यूरिन के लिए। किसके लिए है, प्यूरिन के लिए है, ठीक है। और बाकी जो बचा था वो पिरीमिडीन के लिए था, जैसे थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिल। हम यूरोसिल के भी बारे में बताएंगे, ठीक। अब ये रहा डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर। इसमें ये वाला जो दिख रहा है ना, यही बंध जोड़ता है दोनों को। मतलब एक तरफ एडेनिन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी प्यूरिन वाला से बंध नहीं बनाएगा। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बंध को हम दिखाए हैं, ये जो दिखाए हैं हाइड्रोजन बंध को दिखाए हैं।
याद कैसे रहेगा, प्यूरिन जब भी बंधेगा तो पिरिमिडीन से ही बंध बनाएगा, ठीक है, प्यूरिन जब भी बंध बनाएगा तो पिरिमिडीन से ही बनाएगा। तो देखिए ए वाला टी के साथ मिलता है, बाहर वाला बाहर के साथ है। देखिए हम लोग एडेनिन पढ़े, गुआनिन पढ़े जो प्यूरिन के अंतर्गत आता है, हम लोग थाइमिन पढ़े, हम लोग साइटोसिन पढ़े, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, सी टी। अब जो है ये बाहर वाला से मैच करता है, अंदर वाला से मिलता है, इन दोनों का मिलाना इसे होता है, ए का टी से, ये दोनों बीच में है तो बीच वाला बीच से, बीच वाला अपना मिलान ट्रिपल बॉन्ड के साथ करता है, अंदर में है ये स्ट्रॉन्ग मजबूत रखेगा ट्रिपल बॉन्ड, और बाहर वाला बेचारा बाहर है, इसके पास बंध कमजोर बनता है, यानी दो बंध, यानी हाइड्रोजन के दो बंध के साथ एडेनिन थाइमिन और गुआनिन के तीन बंध के साथ साइनोन, ये क्या था, देखिए बोलते बोलते दिमाग से निकल जाता है, साइटोसिन, हाँ साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बना। देखिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लिखे हुए। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ बात है, इसको समझना है, ये चीज समझ गए, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। चलिए ये है बंध। अब देखिए अभी दो गो बंधवा के बीच में ना दूरी आपसे पूछेगा कितना होता है भाई, कितना होता है भाई, दो गो बंध के बीच के दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। दो गो बंध के बीच में कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए और इसमें हम एक चीज और बनाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाए, ये जो मुड़ाव है ना, ये मुड़ाव है यहाँ से यहाँ तक का मुड़ाव, ये देखिए जहां से ये स्टार्ट होता है ये सिंगल मुड़ाव, इस इन दोनों के बीच में 10 गो बंध रहेगा, इसका जो ओरिजिनल रहता है, भले ही अभी गिनने पर इधर उधर हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे गिनने पर 10 गो बंध रहता है, ठीक है। तब दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3.4 गुने 10 34 एंगस्ट्रॉम का ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दो घुमाव के बीच पूछेगा कितने की दूरी है, तो 34 एंगस्ट्रॉम का। इसका व्यास पूछेगा तो 20 एंगस्ट्रॉम मारिएगा। ये नॉर्मल डीएनए है, डीएनए भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यास कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ये सब आपके लुसेंट में नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डीएनए दो प्रकार के होते हैं, डीएनए दो प्रकार के, एक क्लॉकवाइज डीएनए होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डीएनए होता है, जिसको एगो को बोलते हैं दक्षिणावर्त, एगो को बोलते हैं वामावर्त। तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बी डीएनए एक होता है, एक जेड डीएनए होता है, याद रखना है आपको, दो तरह के डीएनए होता है। बी डीएनए साधारण होता है जिसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम इसी के जैसा होता है, घुमाव 10 नाइट्रोजन क्षार का, बोले ना घुमाव 10 को नाइट्रोजन मिला के ये बनाया हुआ है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज वाला डीएनए में, ठीक है। जेड डीएनए में दिक्कत है, इसका व्यास नॉर्मल से कम होता है। देखिए 18 एंगस्ट्रॉम ही है, कितना है, 18 एंगस्ट्रॉम ही है, और इसमें नाइट्रोजन क्षार का जो संख्या रहता है बीच में 12 रहता है, कितना रहता है, 12 रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसका समझ लीजिए, आप वीडियो को एक दो बार इधर उधर करके देख लीजिएगा तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, चलिए तो ये चीज को हम लोग समझ लिए। देखिए अभी इसी में हम लोग बहुत चीज सब कुछ समझ लिए हैं, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लिख के हटा लीजिएगा, हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो शायद आपको बढ़िया से दिखेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको पढ़ के हम वही चीज जो लिखे हैं वही हम सुना देते हैं। क्षार बेस, डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ACGT, एडेनिन, जी से गुआनिन, ये प्यूरिन के अंतर्गत होता है, और थाइमिन और साइटोसाइनिन ये किसके अंतर्गत होता है, पिरिमिडीन के अंतर्गत। लेकिन ये डीएनए में एक और हम आपको लिखवाए हैं यूरोसोल, क्या लिखवाए हैं, यूरोसोल। तो यूरोसोल जो होता है वो आरएनए में आता है, और वो है किसके अंतर्गत, तब पिरिमिडीन के अंतर्गत है। अणु की संख्या के आधार पर एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ में स्ट्रॉन्ग बंध के साथ में बना हुआ रहेगा, और साइटोसाइनिन सी जो है वे गुआनिन जी के साथ में रहेगा। ये एडेनिन ए है, ये थाइमिन टी है, इन दोनों से। अब सुनिए एडेनिन व थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन के बंध रहेगा, हम वहां बताए हैं, और साइटोसाइनिन और गुआनिन के अंतर्गत
बीच में 3 हाइड्रोजन के बंध, यहाँ पे आपको दिखाया भी है, ये वाला पॉइंट को आप लूसेंट में देखिएगा। आगे है कि 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली मॉडल संरचना मॉडल दिया था, कितना में 1953 में, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए 1962 में इन दोनों को क्या मिला, नोबल। इन लोगों के साथ में एक और काम किया था, आप उसका भी नाम लिखिएगा, विलिकिंस। ठीक है, जब नोबल मिला था ये लोग बढ़िया से नहीं समझा पाया था, तो इनके साथ में विलिकिंस साहब मिले और ये भी साथ में काम करके बताए, जिनके लिए इन तीनों को साथ में नोबेल मिला था। तो कभी पूछ देगा कि नोबेल में वाटसन क्रिक के अलावा एक और कौन थे, तो विलिकिंस साहब थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1962 में मिला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजों को हम समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या है। डीएनए का कार्य आरएनए बता दिए, नहीं अभी आरएनए नहीं बताया, उससे पहले भी एक और पॉइंट है, तो पहले हम यहाँ पे आरएनए आपका करवा देते हैं, उसके बाद में हम वो पॉइंट पे आएंगे। वो भी बहुत पूछता है आपके क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको मिलेगा, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अलग से बहुत सारा क्वेश्चन लिया गया है, आप उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए का कार्य क्या है, तो अनुवांशिक क्रियाओं के संचालन करता है, जीन इसकी इकाई है। ध्यान रखिए, अनुवांशिक का भी इकाई जीन है और डीएनए का भी इकाई क्या है, जीन, या प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रण करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया है, तो हरगोविंद खुराना, जिसके लिए, अच्छा ये इंडियन है 1968 में इनको नोबेल भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, तो हरगोविंद खुराना, ये याद रखिएगा बहुत अच्छा। इनके साथ में 2 के और नोबेल मिला था, ध्यान रखिएगा, मतलब 3 को संयुक्त रूप से मिला था, ये बात आपको ध्यान रखना। जिसमें नीरेनबर्ग और होली, तो कभी पूछे तो ये मत रहना है, नीरेनबर्ग प्लस में होली, होली के दिन बर्गर खाए कौन, हरगोविंद खुराना, इसीलिए क्या मिला 1968 में। अनुवांशिक कोड के लिए पूछेगा भी, तो अनुवांशिक कोड के भी जनक कौन है, हरगोविंद खुराना। अनुवांशिक कोड, ये भी आपसे अगर कभी पूछे अनुवांशिक कोड के जनक कौन है, तो हरगोविंद खुराना मारना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, अब आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए को न्यूक्लियोटाइड के आकार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल रहता है। जो हम थाइमिन लिखते हैं इसके स्थान पे ये क्या आ जाएगा, यूरोसिल, यानी एडेनिन के साथ जो मिलने वाला रहेगा वो कौन मिलेगा, यूरोसिल मिलेगा। डबल बॉन्ड के साथ में एडेनिन के स्थान पे कौन मिलेगा, यूरोसिल मिलेगा। ठीक है, कुछ समय बाद आरएनए समजात श्रृंखला से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉइंट देखते हैं, पॉइंट हम लोग खोज के निकालते हैं, जो कि एग्जाम में क्या पूछेगा हम लोग को इससे मतलब है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में क्या पूछेगा उससे मतलब रखना है, याद उसी प्रकार से करना है, क्या पूछ रहा है उसी ढंग से हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम लोग के द्वारा बताया जा रहा है, आप उसी ढंग से करते रहिए। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जैसे क्या क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम आपको बता देते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए, आर में प्रोटीन का संश्लेषण, आर से राइबोसोम, तो राइबोसोम लगे रहते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कौन है, यही 75% अकेले घेर के रखता है। T4 ट्रांसफर आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल राइबोसोम पर क्या करते हैं, ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, ले जाना, ले आना, जहां प्रोटीन बनता है। एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और टीआरएनए जो होता है ये 15 से 25% है, 15 से 25% होता है। और M4 मैसेंजर आरएनए है, इसका काम है मैसेज देना, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश को लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। ठीक है, किस प्रकार का मैसेज है बाहर का ले जा करके ये अंदर में देता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा बीच वाले में जहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक पूछेगा एंटीकोडान किसमें पाया जाता है, तो ये आप लिख लीजिएगा टीआरएनए में, एंटी कोडान
एंटीकोडान। एंटीकोडान किस में पाया जाता है? तो टीआरएन। देखिए ये सब है ना, जैसे वो टर्म भले ही हमको याद ना रहे, लेकिन कभी पूछेगा किस में मारे तो इतना दिमाग में बैठा लेते हैं ना कि बीच वाला में है, ट्रांसफर वाला में है, जहां लिखते हैं वहां पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए डीएनए और आरएनए में हम लोग थोड़ा सा अंतर देख ही लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ही थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एक और चीज हम आपको लिखे हैं जो लिखवाएंगे, बहुत बढ़िया है, आप पहले देखिए उसको। चलिए डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है? तो डीऑक्सीराइबो एसिड कहा गया। डीऑक्सीराइबोज सर्कराई होता है, इसमें सिर्फ आर है तो राइबोज होता है, इसमें डी लगा हुआ है तो डीऑक्सी लगा देना है। इसके बेस में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसाइनिन होता है, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरोसोल आता है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, या केंद्रक में, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनाएगा तो हवा नहीं लगने देगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार एवं उपस्थिति, न्यूक्लिक अम्ल किस किस प्रकार के है और उसका उपस्थिति कहाँ कहाँ है, ये पूछता है। आपको मिलेगा तो इतना छोटा पॉइंट है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। देख लीजिए, सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड, ये एसएस सिंगल स्टैंडर्ड के लिए है, ये डीएस डबल स्टैंडर्ड के लिए है। ठीक है, एसएस जहां भी रहेगा यानी सिंगल स्टैंडर्ड, डीएस रहेगा तो डबल स्टैंडर्ड। एक है डीएनए, यहाँ देखिए आरएनए, आरएनए दो हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, आर ए एन डी लिखा गया है, आरएनए लिखना है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड का एग्जांपल क्या है? पॉलीहोमा वायरस। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बोल देंगे, इसको एक इमेज के तौर पर आंख नजर पे चढ़ा देना है कि पॉलीहोमा वायरस एसएस में है सिंगल स्टैंडर्ड। पहले डीएनए पढ़ रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च जीव, जीवित जीव जैसे हम लोग हैं ना, इसमें हम लोग में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डीएस किसमें है? उच्च जीव में, यानी जो जीवित जीव है। ऐसा वायरस में भी कुछ पाया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो जीवित जीव में पाया जाता है। हम लोग में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके बाद आइए पादप विषाणु, ये है जो टोमेटो मोजेक वायरस, उसमें क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है, पादप विषाणु में क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला में T1 to T3 बैक्टीरियोफेज सब करके याद रखिएगा। डबल स्टैंडर्ड, अरे सिंगल डबल यही तो पढ़े हैं। सिंगल में पोलियोमा, उच्च वायरस, डबल में, सिंगल में टोबैको वायरस, पादप विषाणु में T2 T4 T6 बैक्टीरियोफेज, ये सब हो गया डबल स्टैंडर्ड में। तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं बैक टू पवेलियन। पवेलियन अभी नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक पवेलियन कैसे आ जाएगा। अब देखिए अंतर है, अंतर कुछ देख लेते हैं। अरे भाई अंतर देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अंतर भी दिया हुआ है, आपके बुक में दिया होगा, देखिएगा बहुत आसानी से इसको हम लोग, चूंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है पीछे में। ठीक है, बस यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे सब पढ़ा हुआ है। देखिए चलिए, पादप कोशिका में, इसके में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, हम वहां भी बोले थे। इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं, खाना पीना बनाता है ना, इसीलिए इसमें प्लास्टिक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, वहां भी हम लोग पढ़े थे कि सेंट्रोसोम केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ सेंट्रोसोम उपस्थित है तार का। इसका रिक्तिता यानी वक्कुल्स बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। इसका आकार बस ध्यान रखिएगा, ये आयताकार होता है और ये वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका हम लोग वृत्ताकार, पादप कोशिका पेड़ पौधा में आयताकार। आगे बढ़ते हैं, कोशिका और उसके खोजकर्ता। कोशिका के प्रमुख भाग थे जिसको खोजकर्ता भी है, इसका खोजकर्ता बहुत सारा हम लोग पढ़े भी हैं, कुछ नहीं जो पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन, अभी पढ़ के आए हैं। हम लोग केंद्रिका भी पढ़े हैं, केंद्रिका कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है, फोंटाना, वहां लिखे भी हो, नहीं भी लिखे होंगे तो यहाँ देखिएगा फोंटाना। केंद्रक अलग है, केंद्रिका अलग है, कभी पूछ देगा तो दिक्कत नहीं होना है। फिर आइए क्लोरोप्लास्ट एस्चिम्पर, क्लोरोप्लास्ट का एस्चिम्पर, इसको थोड़ा बहुत रटिएगा, कुछ कुछ आपको याद रहेगा। सेंट्रोसोम के बोबड़ी हम लोग पढ़े हैं।
ठीक है, सेंट्रोसोम का बोबड़ी हम लोग पढ़े हैं। गोल्जी का एक गोल्जून पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन बेंडा ने नामकरण किया था। स्फीरोसोम क्या है? स्फीरोसोम, ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका के लाइसोसोम इसको बोला जाता है। यहीं पर लिखिए, लिख लीजिए इसको, पादप कोशिका के क्या बोला जाता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। पादप कोशिका का लाइसोसोम किसको बोला जाता है? स्फीरोसोम को बोला जाता है। कौन खोज किया है? पर्नर खोज किया है। कौन किया है? पर्नर खोज किया है। क्रोमैटिन अभी हम लोग पढ़े हैं, फ्लेमिंग ने खोज किया है। क्रोमैटिन पढ़े हैं, अभी हम लोग केंद्रक के भाग पढ़ रहे थे। क्रोमोसोम का जो खोज किया है वो हाफ मिक्सचर मशीन था। क्रोमोसोम का जो खोज किया वो क्या था? हाफ मिक्सचर मशीन। ऐसे ही याद रखना, क्रोमोसोम की खोज कौन किया था? हाफ मिक्सचर मशीन। अंतःद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे पॉटर, ये सब नया नया लूसेंट में आपको ऐड किया है, पहले वाला में नहीं था। ईआर का खोज कौन किया है? ई आर, आर फॉर पॉटर, र र र। ईआर का खोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पॉटर। लाइसोसोम का डी2 में 52 में खोज किया था, ये हम बताए हैं। राइबोसोम का खोज जंतु में पैलाडे किया है, रॉबिन्सन पेड़ पौधा में किया था, हम लोग पढ़े थे। जीव द्रव का भी लिखवाए थे हम लोग को, 2-4 दिन में खोज किया था। जीव द्रव का कितना दिन में खोज किया था? 2-4 दिन में। और केंद्रक कला और जीव द्रव के सिद्धांत ये कौन दिए थे? जिनका बड़ा हार्ट था, बिग हार्ट, यानी हार्ट बिग। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी देखना रहता है ना कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, नहीं तो आप लोग फिर देखते नहीं करिएगा। अब बहुत चिंता रहता है आप लोग के लिए, नहीं देखिएगा तो फिर टेंशन बढ़ते जाता है। आपको देखना है, किसी तरह देखना है, पचाना है। बहुत बढ़िया से हम लोग बता रहे हैं, इतना अलग से ला रहे हैं आपके लिए। चलिए अब हम लोग विभाजन पढ़ लेते हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम फास्ट निकालेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम दिखाते हैं। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन सर्वप्रथम बिरचाओ ने किया था, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। 1855 ईस्वी में कौन किए थे? बिरचाओ जी किए थे। कौन किए थे? बिरचाओ जी किए थे। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार के होता है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी अब दे नहीं भी दे सकता। और असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री 3 प्रकार के होता है। असूत्री को इंग्लिश में एमिटोसिस, अ है ना, तो ये लग गया एमिटोसिस। समसूत्री है तो मीटोसिस, अर्धसूत्री है तो मायोसिस, लास्ट में सिस है और लगा हुआ है तो एमिटोसिस। ध्यान में रहता है, ठीक है, आप एग्जैक्ट भूल भी जाएगा ना तो ध्यान में रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। असूत्री एमिटोसिस, समसूत्री मीटोसिस और अर्धसूत्री मायोसिस। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अब विभाजन का कार्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल रहता है, वही एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, कुछ फेज याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। असूत्री यानी एमिटोसिस, यह विभाजन किसमें? अविकसित कोशिकाओं में होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक वाला नाम आएगा लगभग नाम, उसमें से कुछ प्रोटिस्टा यानी यूकैरियोटिक वाला के भी नाम आएगा। जीवाणु प्रोकैरियोटिक में था, नीलहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा ये थोड़ा यूकैरियोटिक का है, और प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सब का विभाजन कैसे होता है? एमिटोसिस। यही इंपॉर्टेंट है, आपको वीवीआई करना है। क्या एग्जाम्पल पूछेगा आपसे? जीवाणु का विभाजन एमिटोसिस, नीलहरित शैवाल का, ईस्ट का, अमीबा का, प्रोटोजोआ का, ये सब का कैसे विभाजन होता है? तो एमिटोसिस द्वारा होता है, नहीं असूत्री विभाजन। अब आइए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिका में सबसे पहले कौन देखा था? तो वाल्थेर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया सबसे पहले कौन दिया? ऐसे विभाजन कौन दिए हैं? बिरचाओ। लेकिन समसूत्री में कौन थे? फ्लेमिंग। उन्होंने सन 1882 में प्रक्रिया माइटोसिस, इंग्लिश वाला जो शब्द है ना, माइटोसिस नाम दिया था, यही नाम दिए थे। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, बहुत पूछता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरण में बांटते हैं, जिसमें हम लोग इसको आप ऐसे याद रखिएगा, IPMAT। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, ये ध्यान में रहता है। आई से इंटरफेज, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से पेरीफेज। तो इसमें ज्यादा नहीं आपको याद रखना है, सबसे छोटा होता है वो एनाफेज, छोटा अंक है, देख भी रहे हैं,
छोटा फेज कौन सा है, एनाफेज, और सबसे बड़ा फेज जो है वो प्रोफेज है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा फेज जो है प्रोफेज है। और इससे एक दो और क्वेश्चन पूछता है आपका, ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबा अवस्था प्रोफेज हो गया। डीएनए का संश्लेषण और केंद्रक के विभाजन कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरफेज जो है, डीएनए का संश्लेषण यही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण मेटाफेज में होता है, इंटरफेज में होता है। और प्रोफेज में क्या होता है, पहली बार टूटने का प्रक्रिया क्या लिखता है, केंद्रक का विभाजन, माने पहला बार विभाजन यहीं से स्टार्ट होता है। केंद्रक का विभाजन कहाँ से होता है भाई, प्रोफेज से होता है। तो ये दोनों तीन को इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा IPM80। ठीक है, इसका ट्रिक के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका, दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका के बराबर होता है। मतलब जितना पैदा होने वाला का जितना गुणसूत्र रहेगा उतना ही पैदा करने वाला का रहता है। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखने जैसा ज्यादा बात नहीं, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इससे थोड़ा सा हम लोग कम ध्यान देता है। ऐसे देखिए, पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, और हम लोग रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो रिजल्ट के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, यानी जहाँ पे थोड़ा लगता है कि क्वेश्चन हम लोग को कम पूछता है या कम आएगा, तो वहां पे हम लोग कम ध्यान देते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन यानी एनाफेज सबसे छोटा पेज है, 2 से 3 मिनट के लिए होता है। हम बोले भी थे वहां पे, आपको यही दो क्वेश्चन याद रखना है। और केंद्रक का विभाजन प्रोफेज से होता है, और डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज से होता है। ठीक है, तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, मायोसिस। ये याद रखना, मायोसिस हार और मूर लिया, मायोसिस को क्या किया, मूर लिया। 1905 में कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन के खोज बीजमैन किए थे। नाम कौन दिए, फार्मर मूरे, खोज कौन किए, बेजमैन। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन कौन किए, स्ट्रॉसबर्गर। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन कौन किए, स्ट्रॉसबर्गर किए। आपका नामकरण कौन किए थे, तो ये फार्मर और मूरे मिलके मूर लिए, मायोसिस के नाम लिए, और बीजमैन क्या किए थे, आपका खोज किए थे। ठीक है, ये जनन कोशिकाओं में यानी हम लोग के अंदर होता है। जनन कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन भी 2 चरण में होता है, एक अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2, जिसमें हम लोग को अर्धसूत्री 1 ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री 1 पढ़ेंगे, 2 में वो भी अर्धसूत्री 1 का प्रोफेज ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेज 1 देखिए, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम विभाजन के 4 अवस्था है, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन यानी अर्धसूत्री 1 के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज, ये सब 4 को प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। यहाँ भी सबसे लंबी प्रवस्था प्रोफेज है, जो 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है, जिसमें से लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये 5 को प्रक्रिया। आप देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है, ये सब दिमाग पे आपको कैसे बैठाना है, लाइन से। कैसे बैठाना है, लाइन से। जैसे हम पहले पढ़ेंगे लैप्टोटीन, तो लैप्टोटीन ध्यान में रहना चाहिए कि लूसेंट में हम पहले बार लैप्टोटीन पढ़ रहे हैं, दूसरा में जाइगोटीन पढ़ रहे हैं, तीसरा में पैकिटीन पढ़ रहे हैं, पैक कर रहे हैं मिडिल में, डिप्लोटीन चौथा में, 4 अंक के डी, 4 अंक के डिप्लोटीन, लास्ट में डाइकिनेसिस, बड़ा नाम भी है तो 5वां नंबर पर चला गया। और देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या याद रखना। लैप्टोटीन पहले क्या आया है, एक मिनट, पहले क्या आया, लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन में आपको क्या याद रखना है हम लोग को, सबसे पहला पॉइंट, गुणसूत्र में उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं, इन्हें क्रोमैनीमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैनीमेटा। लैप्टोटीन को क्या कहते हैं, क्रोमैनीमेटा। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणी यानी डाइफोल्ड होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। आपको याद क्या रखना है,
लैप्टोप्टेरिन को क्रोमैनीमाटा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा जो भी कुछ रहेगा हम आपको लिखवा देंगे। जाइगोटिन, ये आपका समजात गुणसूत्र किसमें होता है? समजात गुणसूत्र, क्योंकि ये कुछ समजात गुणसूत्र से अलग भी होगा। एक मिनट, हाँ, समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, ये याद रखना है। जाइगोटिन में क्या याद रखना है? सेकंड नंबर के पॉइंट पर है कि समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, और ये जो डिप्लोटिन है ना, उसमें समजात गुणसूत्र एक साथ नहीं होता है। हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। ठीक है, समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है, जो जाइगोटिन के प्रक्रिया है, मतलब जाइगोटिन के अंतर्गत आता है। सेंट्रियोल एक दूसरे जगह से होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, बड़ी होती है तो होने दीजिए। अब आते हैं हम लोग पैकेटिंग पर, जहां इंपॉर्टेंट कुछ आएगा हम लिखवाने के लिए हम लिखवाएंगे। अभी देख लेते हैं, हमको लगता है शायद जाइगोटिन में कुछ लिखे हो। जाइगोटिन नहीं, जाइगोटिन में नहीं है, पैक्टिन में कुछ कुछ लिखे। पैक्टिन में भी ये सब है नहीं कुछ, आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र छोटे मोटे होते हैं, दो ये वो। इसमें एक पॉइंट है, हाँ, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है हमेशा नॉन स्टिक क्रोमैटिड के बीच होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पैक्टिन के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु जनन की सबसे लंबी अवस्था कौन सा है? तो पैक्टिन, इस पे आप याद रखना। शुक्राणु जनन की सबसे लंबी अवस्था है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। कौन है? तो पैक्टिन है, ये आप याद रखेंगे। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टिक क्रोमैटिड के बीच में रहता है, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोग भी ये सब एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। क्या है, ऐसे कुछ है नहीं उसमें, इम्पोर्टेंट कुछ लगता नहीं है। अब पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, बड़ी बात नहीं है। पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन लुसेंट का ये भी रूल है कि कुछ अनदेखा भी किया जाता है। अब आइए डिप्लोटिन के बारे में, यहाँ बोले होंगे कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, ठीक है। जाइगोटिन में क्या होता था? समजात गुणसूत्र एक साथ रहता था, जिसको सिनेप्सिस बोला जाता था। अलग होने लगते हैं, परंतु जहां जोड़े दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं एक दूसरे पर एक रूप में ये उलझ जाते हैं। ऐसे स्थानों को काइएज्माटा बोला जाता है। जहां काई लग गया वहां अलग नहीं हो पाया, जहां काई लग गया वहां पे क्या हो गया? उलझे हुए रह गया, मतलब अलग नहीं हो पाया। ऐसे समजात गुणसूत्र अलग होता है, ठीक है, डिप्लोटिन में। लेकिन जहां नहीं अलग होता है उसको क्या बोला जाता है? काइएज्मेटा। काई लग गया, इसी से ध्यान रखेंगे, काई लग गया तो अलग नहीं हो पाया। काइएज्मेटा की औसत संख्या बारंबारता कहते हैं, और काइएज्मेटा के अंतीकरण हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट के। लास्ट पॉइंट में हमारा, भाई देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ भी तो आज ज्यादा लिए हैं, समझ भी तो ज्यादा लिए हैं, मेन तो समझना है ज्यादा ना। आपको लुसेंट पर कैसे कवर करना है ना, वो चीज हम लोग चुटकी में सिखा देंगे, ठीक है। आखिरी पॉइंट आएगा डाइकिनेसिस में। किसमें आया? डाइकिनेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक कला और केंद्रिका क्या रहता है इसमें? लुप्त। यानी क्वेश्चन बनाएगा कि केंद्रक कला और केंद्रिका किस प्रोसेस में, किस फेज में लुप्त रहता है, तो डाइकिनेसिस आप देंगे सबसे लास्ट वाला में, ठीक है। आइए, और सूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। जो दूसरा नंबर का फेज था वो समसूत्री विभाजन के समान में ही होता है। और सूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका 4 संतति कोशिका में डॉटर सेल का निर्माण, माने एक सेल टूटता है तो 4 गो सेल बनाता है। अब देखिए ये सब चीज आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अंतर पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं नीचे 6 तक, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो सवा के सब आ जाएगा, ठीक है। आ गया क्या? चलिए,
बहुत इंपॉर्टेंट ये है अंतर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का। थोड़ा बहुत यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने के लिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा मिलेगा। देखिए पहला अंतर क्या है, इसका विभाजन कायिक कोशिका में होता है, हम लोग पढ़े थे। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, कायिक कोशिका में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका के लिए, मतलब हम लोग के लिए। इसका विभाजन में कम समय लगता है, कायिक कोशिका है तो कायिक कोशिका के विभाजन में क्या लगता है, कम समय लगता है। लेकिन अर्धसूत्री चूंकि जनन कोशिका है तो इसमें अधिक समय लगता है। विभाजन के द्वारा एक कोशिका दो को कोशिका बनाता है, लेकिन जनन कोशिका कितना बनाता है, यानी अर्धसूत्री एक से 4 को बनाता है। संतति कोशिका में जनन जैसी कोई गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं हो पाता। मतलब ये पेड़ पौधे से रिलेटेड है, काई ताई से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंस ज्यादा नहीं आता है, मतलब जो भी एक से दूसरा पैदा होगा उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन संतति कोशिका में जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता बहुत देखने के लिए मिलता है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। चूंकि जनन कोशिका है तो आप देखिएगा थोड़ा सा आनुवंशिक विविधता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 5वां नंबर, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, आदान प्रदान नहीं होता है। वही इसके विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका जो प्रोफेज है वो छोटा अवस्था है, लेकिन अर्धसूत्री का प्रोफेज लंबा अवस्था है। कंपेयर इसमें है, उसमें नहीं। समसूत्री का सबसे लंबा विभाजन यही है, प्रोफेज ही। लेकिन एज कंपेयर अर्धसूत्री से प्रोफेज इसका छोटा है और ये लंबा है। छोटा बड़ा में देखिए इसका विभाजन में कम समय, अधिक समय, छोटा लंबा, यही सब तो चीज है और कुछ आगे है नहीं। चलिए ये हमारा टॉपिक अच्छा खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं कल, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर विश्लेषण भी किया जाएगा, आपके एग्जाम में टू द पॉइंट रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।